हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जोया कंपटीशन क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम अब से पहले ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रखे थे, लेकिन अब हमने हमारी जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन भी प्रारंभ कर दी हैं। इससे हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे हैं उन सभी को सुविधाएं, सभी बच्चों को ये जो भी हैं सुविधाएं मिलती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार होता रहे। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी प्रॉपर रूप से करवाई जाएगी। रोजाना आपको नियमित समय के ऊपर क्लासें मिलेंगी। साथ में आज जो क्लास जो हमारी जो चल रही है वो साइंस की चलेगी और साइंस की जो जनरल साइंस है उसकी क्लास चलेगी और उसके अंदर हम ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो रीट हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उसके अंदर मुख्य रूप से इस पे से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर देख के पता तो लग गया होगा कि हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो यहाँ पे 3 शब्द आए हैं, रक्त परिसंचरण और तंत्र। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि तंत्र का मतलब क्या होता है। क्या पता होना चाहिए? तंत्र का मतलब क्या होता है, इस तंत्र का मतलब क्या है। देखो हमने पढ़ा था कि मानव या फिर जो भी जीव होते हैं उन सब की सबसे छोटी संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। ये जो कोशिका है, समान कार्य और संरचना जिनकी समान होती है, उत्पत्ति समान होती है, वो सभी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू, उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक जो होते हैं वो मिलकर अंग तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और जो सभी प्रकार के जो तंत्र हैं वो मिलकर पूरी की पूरी किसका निर्माण करते हैं? हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र। उसी प्रकार से क्या है? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हमें यह पता होना चाहिए परिसंचरण का मतलब क्या होता है। परिसंचरण, देखो मुख्य रूप से अगर परिसंचरण की बात करें तो जैसे हम लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो परिवहन का काम होता है, किसका काम होता है? परिवहन का। परिवहन का क्या होता है? किसी भी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान के ऊपर क्या करना? उसको पहुंचाना। इसी तरीके से जो परिसंचरण है ये क्या करता है? इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं या इसके कुछ ऐसे भाग होते हैं जो किसी एक स्थान से किन्हीं वस्तुओं को या किसी पोषक तत्व को या किसी पदार्थ को लेके जाते हैं, जहां पर उसका उपयोगी स्थान है वहां तक क्या करते हैं? उसका परिवहन करने का कार्य करते हैं। जैसे हम बात करें गैसों का परिवहन, किसका परिवहन? गैसों का परिवहन। गैसों का जो परिवहन है वो किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? रक्त के माध्यम से। इसके अलावा हमारी कोशिकाओं के अंदर जो उत्सर्जित जो पदार्थ बनते हैं उन सभी उत्सर्जित पदार्थों को उनके उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाने का भी काम कौन करता है? रक्त करता है। ठीक है, तो परिसंचरण का मतलब क्या होता है? परिसंचरण का मतलब एक प्रकार का परिवहन है। क्या है? एक प्रकार का परिवहन है जिसमें गैसों का परिवहन होता है, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, और ये जो परिवहन करने का जो कार्य करता है ये कौन करता है? रक्त करता है। कौन करता है? रक्त करता है। अब ये रक्त क्या होता है, हम इसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो आज की हमारी जो पहली क्लास है हम इसके अंदर रक्त के बारे में केवल बेसिक चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल बेसिक चीजें। इसके बाद में रक्त की और काफी विस्तृत जानकारी आपको आगे मिलेगी। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड। क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड। रक्त। रक्त क्या होता है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। हमने ऊतक के बारे में बता दिया। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति कार्य समान होता है वो क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी जिनकी उत्पत्ति और कार्य क्या रहता है? समान रहता है। वो सभी मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। संयोजी का मतलब क्या है? कनेक्टिव। संयोजी का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब होता है अंगों को एक दूसरे से या शरीर के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे से जो जोड़ने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा? संयोजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयोजी। यानी शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? संयोजी कहलाता है। तरल, इसे तरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसके अंदर जो इसका जो प्लाज्मा होता है, जो रक्त का जो प्लाज्मा जो भाग होता है उसके अंदर लगभग 92% क्या होता है? वाटर होता है, जल
जल होता है जो बहने का काम करता है, अतः इसे क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक। तो हम क्या कह सकते हैं, रक्त एक प्रकार का कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है। अब बात करते हैं, जो अब हम रक्त पढ़ रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, हम रक्त पढ़ रहे हैं, तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं रक्त के अध्ययन को, हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं भाई, रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। मतलब ऐसी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम रक्त के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, हीमेटोलॉजी कहलाती है। अब बात करते हैं रक्त का निर्माण। जो रक्त का जो निर्माण जो होता है वो शिशु में जो होता है वो होता है उसमें प्लीहा में। कहाँ पे होता है, जब छोटा बच्चा होता है, गर्भस्थ शिशु जो होता है, गर्भस्थ शिशु के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो बच्चा होता है उसमें रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, प्लीहा में होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर वयस्क व्यक्ति की बात करें तो उसके अंदर जो रक्त का निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है। इसके अलावा जो रक्त का निर्माण होता है वो कहलाता है हीमोपोएसिस। क्या कहलाता है, हीमोपोएसिस। जो रक्त का जो निर्माण कहलाता है, क्या कहलाता है, रक्त का जो निर्माण है ये क्या कहलाता है, हीमोपोएसिस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हीमोपोएसिस कहलाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रक्त एक प्रकार का कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। और रक्त का जो निर्माण होता है उसे क्या कहता है, उसे कहते हैं हीमोपोएसिस कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं, जो रक्त है, इस रक्त का जो सामान्य जो पीएच होता है, क्या होता है, रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.4। कितना होता है, 7.4। पीएच के बारे में आप सभी जानते होंगे, पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन की सांद्रता बताने वाला होता है, जो अम्ल क्षार के बारे में बताता है। अगर 7 पे है तो उदासीन है, 7 से नीचे है तो अम्ल है, और 7 से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो अगर आता है कि रक्त कैसा है, तो रक्त एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। कैसा है, रक्त दुर्बल क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है, रक्त दुर्बल क्षारीय होता है, क्योंकि जो इसका जो पीएच है वो 7.4 है। ठीक है। अगर बात करें रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो शरीर का जो कुल भार है, जो हमारे शरीर का जो कुल भार है, हमारे शरीर के कुल भार का 7 से 8% क्या होता है, रक्त होता है। हमारे शरीर के कुल भार का 7 से 8% जो पाया जाता है वो रक्त पाया जाता है। ठीक है। अब सामान्य रूप से अगर नॉर्मल बात करें, रक्त की मात्रा कुल कितनी मात्रा होती है, रक्त की जो कुल मात्रा होती है लगभग 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है, लगभग 5 से 6 लीटर। अब कोई व्यक्ति जो है उसका खुद का ही वजन 20 किलो है, उसमें तो 5 से 6 लीटर पाया नहीं जाएगा। लेकिन बाकी जो एक वयस्क व्यक्ति है, जिसका मतलब उसकी हाइट के हिसाब से जो उसका वेट होना चाहिए, जो हाइट के हिसाब से क्या होना चाहिए, उसका वेट होना चाहिए, तो उस वेट का 7 से 8% क्या होता है, रक्त पाया जाता है। ठीक है। अब एक बात और बताता हूं मैं रक्त की, कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। लेकिन कौन सा ऊतक है, रक्त आभासी तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कौन सा है, आभासी तरल संयोजी ऊतक है। रक्त आभासी तरल संयोजी ऊतक क्यों है, रक्त आभासी तरल संयोजी ऊतक क्यों है, पहला, क्योंकि जो रक्त की जो कोशिकाएं हैं या जो कणिकाएं हैं, इनमें विभाजन नहीं होता। क्या नहीं पाया जाता, इनमें विभाजन अनुपस्थित होता है। क्या होता है, रक्त की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। दूसरा, जो रक्त है, रक्त का जो मैट्रिक्स है, रक्त का क्या है, रक्त का जो मैट्रिक्स है, इस रक्त के मैट्रिक्स में फाइबर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, फाइबर अनुपस्थित होते हैं। देखो भाई, किसी भी चीज का अगर
संयोजी ऊतक अगर है, वास्तविक संयोजी ऊतक है, तो उसमें विभाजन पाया जाना चाहिए, उसके अंदर फाइबर्स उपस्थित होने चाहिए, लेकिन इसमें दोनों ही चीजें क्या हैं, अनुपस्थित हैं। और तीसरा, इसके जो मैट्रिक्स का जो संश्लेषण है, इसके मैट्रिक्स का जो संश्लेषण है, ये भी कहां पे होता है भाई, ब्लड का तो ब्लड में ही होना चाहिए, लेकिन इसके मैट्रिक्स का जो संश्लेषण है वो लीवर में होता है। कहां पे होता है, या फिर लिम्फ नोड में होता है, या फिर कहां पे होता है, कहां पे होता है, लिम्फ नोड में होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो हम बताएंगे रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन आभासी तरल संयोजी ऊतक है। अगर उसमें भी पूछता है कि निम्न में से बताइए कि निम्न में से कौन सा गलत है, रक्त की कोशिकाओं में विभाजन पाया जाता है, नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। रक्त के मैट्रिक्स में फाइबर होते हैं, नहीं, रक्त के मैट्रिक्स में फाइबर नहीं पाए जाते। क्या रक्त के मैट्रिक्स का निर्माण जो होता है वो रक्त में होता है, नहीं, उसका जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है, लिम्फ नोड में होता है या फिर लीवर में होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं रक्त एक प्रकार का क्या है, आभासी तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वास्तविक तरल संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक, ये हमने रक्त के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का निर्माण क्या कहलाता है, रक्त की मात्रा कितनी होती है, और रक्त आभासी तरल संयोजी ऊतक है, तो आभासी तरल संयोजी ऊतक क्यों है। अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं ब्लड का कितने पार्ट्स होते हैं। देखो भाई, रक्त के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, एक तो क्या होता है प्लाज्मा, और एक होती हैं रक्त कणिकाएं या फिर रक्त कोशिकाएं। क्या होती हैं, ब्लड कार्पल्स या फिर रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा। ये रक्त का बहने वाला भाग है। रक्त का कौन सा भाग है, तरल भाग है। कौन सा भाग है, रक्त का तरल भाग है। और ये कुल रक्त का कितना भाग बनाता है, ये कुल रक्त का 55% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है, कुल रक्त का 55% भाग बनाता है। कौन बनाता है 55% भाग, प्लाज्मा बनाता है। कौन बनाता है, प्लाज्मा कुल रक्त का 55% भाग बनाता है। ठीक है, और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का रंग मुख्यतः कैसा होता है, हल्का, कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है, ये हल्का पीला क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक बिलीरुबिन नामक क्या पाया जाता है, एक वर्णक उपस्थित होता है। इस बिलीरुबिन वर्णक के कारण इसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। ये हमने किसकी बात की, ये हमने बात की प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। रक्त के कुल रक्त का कितना भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है। हल्का कैसा होता है, हल्का पीला होता है। पीला किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण कैसा होता है, ये हल्का पीला होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रक्त कणिकाओं की, तो ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। और कौन सी होती हैं, प्लेटलेट्स। कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अभी हम प्लाज्मा को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अब किसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, प्लाज्मा को। किसको पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, प्लाज्मा को। देखो भाई, प्लाज्मा में हमने एक चीज पढ़ ली कि जो प्लाज्मा है, क्या है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा रक्त का कितना भाग बनाता है, कितना भाग बनाता है, रक्त का 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, अब इस 55% के अंदर बात करें तो जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर मुख्यतः 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है जल,
एक तो क्या होता है जल, जो रक्त का कुल कितना भाग बनाता है, रक्त का लगभग प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% भाग बनाता है। प्लाज्मा का कितना भाग बनाता है, 90 से 95%, 90 से 92% जो भाग बनाता है वो कौन बनाता है, जल बनाता है। अब शेष कितना बच गया, शेष जो 8% जो है, कितना प्रतिशत है, शेष जो 8% जो भाग है, ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। एक तो क्या होते हैं कार्बनिक होते हैं और दूसरे क्या होते हैं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो इसमें भी 3 पदार्थ होते हैं। किसकी बात करें, कार्बनिक अगर पदार्थ की बात करें, किसकी बात करें, कार्बनिक अगर पदार्थों की बात करें तो इसमें भी क्या होते हैं, 3 पाए जाते हैं। पोषक तत्व, पोषक तत्व के अलावा पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन। और जो तीसरा जो पाया जाता है वो होता है उत्सर्जी पदार्थ। तीसरे क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। तीसरे क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रक्त का जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का 90 से 92% जल होता है, 8% जो शेष होता है जिसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और अगर बात करें कार्बनिक पदार्थ की तो कार्बनिक पदार्थ में भी 3 चीजें आ जाती हैं, पोषक तत्व, प्लाज्मा प्रोटीन और उत्सर्जी पदार्थ, 3 आ जाते हैं। अगर पोषक तत्वों की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा ग्लूकोज, लिपिड, ग्लूकोज आ जाएगा, लिपिड आ जाएगा, एमिनो एसिड आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, दूसरा हमने क्या बताया, लिपिड बताया, एमिनो एसिड बताया। क्या क्या बताया हमने, ग्लूकोज बताया, एमिनो एसिड बताया और लास्ट क्या बताया, विटामिन बताया। लास्ट क्या बताया, विटामिन। विटामिन भी क्या है, पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन की, कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, जो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। इसके साथ होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सा होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन। तो दो तो कौन कौन से हो गए, एक तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, दूसरा हमने बताया थ्रोम्बिन प्रोटीन, दूसरा कौन सा बताया हमने, थ्रोम्बिन प्रोटीन। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं ये दोनों, रक्त का थक्का। क्या जमाते हैं, रक्त का थक्का जमाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद एल्ब्यूमिन, कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो क्या करता है, रक्त के ओपी को नियंत्रण करता है। क्या करता है, ओपी को नियंत्रण करता है। ठीक है, ओपी का मतलब रक्त का जो प्रासरण जो दाब है उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है। और तीसरा क्या है, ग्लोबुलिन। कौन सा प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, हमने प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के पढ़े, कितने पढ़े हमने, 4 पढ़े हैं, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन और थ्रोम्बिन प्रोटीन। ये दोनों तो क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एल्ब्यूमिन पढ़ा, जो क्या करता है, प्रासरण दाब को नियंत्रित करता है। और दूसरा क्या था, ग्लोबुलिन प्रोटीन था। कौन सा था, ग्लोबुलिन प्रोटीन। अगर उत्सर्जी पदार्थों की बात करें, किसकी बात करें, अगर प्लाज्मा में उत्सर्जी अगर पदार्थों की बात करते हैं तो हमें पता है मानव यूरिया उत्सर्जी है। कौन सा उत्सर्जी है, यूरिया। तो कौन सा आएगा इसके अंदर, यूरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा और यूरिक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूरिक अम्ल।
ये हमने पढ़े हैं कार्बनिक पदार्थ। कौन से पढ़े हैं? प्लाज्मा का कार्बनिक भाग पढ़ा है। क्या पढ़ा है? प्लाज्मा का कार्बनिक भाग। कार्बनिक भाग में हमने क्या पढ़ा कि भाई कार्बनिक भाग के अंदर तीन चीज होती हैं, पोषक तत्व होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। हमने पोषक तत्व में बताया ग्लूकोज होता है, लिपिड होता है, एमिनो एसिड होता है और क्या होता है? विटामिन्स होती हैं। क्या होती हैं? विटामिन्स होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में हमने बताया फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। क्या होता है? ग्लोबुलिन होता है। ये सारे क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। उत्सर्जी पदार्थों के अंदर क्या है? यूरिया और यूरिक एसिड। क्या क्या होते हैं? यूरिया और यूरिक एसिड। अगर अकार्बनिक पदार्थों की बात करें, किन की बात करें? अकार्बनिक अगर पदार्थों की बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाता है NaCl आ जाता है, सोडियम आयन आ जाता है, पोटेशियम आयन आ जाता है, कैल्शियम आयन आ जाता है। ये विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया? हमने प्लाज्मा के बारे में पूर्ण अध्ययन कर लिया। अगर हम शुरू से अगर हम पहली उससे देखें तो हमने शुरू में क्या पढ़ा कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक, जिसके अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। और निर्माण को क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस कहते हैं। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? रक्त का pH 7.4 होता है। ये शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? 7 से 8% होता है। और अगर बात करें कुल कितना होता है तो लगभग 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? लगभग 5 से 6 लीटर होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन आभासी तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? रक्त एक प्रकार का आभासी तरल संयोजी ऊतक है। आभासी तरल संयोजी ऊतक क्यों है? क्योंकि इसकी कोशिकाओं के अंदर विभाजन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। दूसरा, इसकी जो मैट्रिक्स होता है उसके मैट्रिक्स में फाइबर नहीं होते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा? इसका जो मैट्रिक्स होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर या फिर लिम्फ नोड में होता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? आभासी तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ब्लड के भाग पढ़े कि रक्त में कौन कौन से भाग होते हैं। रक्त में मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिकाएं। क्या होता है? रक्त कणिकाएं या फिर रक्त कोशिकाएं। ठीक है, हमने जो प्लाज्मा पढ़ा वो रक्त का बहने वाला भाग बनाता है, यानी तरल भाग बनाता है। और ये रक्त का होता है 55%। कुल रक्त का कितना होता है? 55 जो प्रतिशत भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। कैसा होता है रंग? हल्का पीला। हल्का पीला किस कारण से होता है? बिलुरोबिन वर्ण के कारण। किसके कारण? बिलुरोबिन वर्ण के कारण। इसके बाद हमने पढ़ा रक्त कणिकाएं। क्या पढ़ा? रक्त कणिकाएं। ये रक्त का 55% भाग है तो ये रक्त का कौन सा भाग है? 45% भाग है। ये रक्त का तरल भाग है तो ये रक्त का कौन सा भाग है? ये रक्त का कौन सा भाग है? ठोस भाग है। कौन सा भाग है? ठोस भाग है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाई जाती है? 3 प्रकार की कणिकाएं उपस्थित होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, जिनको बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। इसके बाद में हमने प्लाज्मा का विस्तृत अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया हमने? प्लाज्मा का विस्तृत अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा का कितना होता है? प्लाज्मा कुल रक्त का कितना भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है। ठीक है, जिसके अंदर जल लगभग 90 से 92% उपस्थित होता है। 8% में कार्बनिक है। कार्बनिक आ जाते हैं। कार्बनिक के हमने 3 पढ़े, पोषक तत्व, प्लाज्मा प्रोटीन और उत्सर्जी पदार्थ। अकार्बनिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था? अकार्बनिक में हमने पढ़ा NaCl, Na, क्लोरीन आयन, पोटेशियम आयन। ये सभी क्या होते हैं? आयन उपस्थित होते हैं अकार्बनिक पदार्थों में। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्लाज्मा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अभी तक हमने ब्लड का केवल एक भाग पढ़ा है, प्लाज्मा। इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वो किसका अध्ययन करेंगे? RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में क्या करेंगे? विस्तृत अध्ययन। आपको ये जो क्लास जो आपने देखी होगी वो एक एक टॉपिक के हिसाब से चल रही थी और नोट्स पैटर्न के आधार पर थी। अगर आप चाहते हैं साथ साथ में नोट्स बनाना तो आप बड़ी आसानी से क्या बना सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं। एक बार क्लास को बीच में रोक के आराम से आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो आराम से आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट लेके क्या बना सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं देते हैं विराम। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद।